नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक, आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा आदर के साथ अदब के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उस विषय पर एक गंभीरतापूर्वक चर्चा करेंगे कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों अर्थात हमारे आदरणीय भारतीय अवाम हमारे देश की जनता को किस तरह की सेवा के वो हकदार हैं और ये जो राजनीतिक शक्तियां हैं जो कि जब ये सत्ता प्राप्त करती हैं तो किस तरह की सेवा के नाम पर किस तरह का माहौल बनाती हैं, किस तरह की एजेंसियों का वो निर्माण करती हैं और किस तरह की सेवा के नाम पर किस तरह से उनके साथ छल होता है और कितने बड़े संकट में वो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हमारे देश की जनता फंस जाती है। पहला, उनकी सुरक्षा और उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा। देखिए, तो सुरक्षा, इज्जत, प्रतिष्ठा और न्याय, जिस तरह का माहौल बनाया गया है न्याय के विषय में कि न्याय जो है सिर्फ न्यायालय देगा और न्यायालय वो कैसे न्याय देता है। यदि आप पीड़ित हो गए, मान लीजिए पीड़ित हो गए किसी अपराध के, फिर न्यायालय के जो चक्कर मारेंगे तो एक दूसरे किस्म का अन्याय जो है वो शुरू हो जाएगा। वो वकील, मुहर्रिर और तारीख पे तारीख न्याय का बिक जाना, गवाहों का बिक जाना, न्याय का खरीद लिया जाना, अपराधियों का दबदबा, ये एक दूसरे तरह का शुरू हो जाता है। मान लीजिए इससे थोड़ी सी राहत हो और अपराधी को किसी तरह से वो सजा हो तो इसी को पूरा माहौल बोलता है न्याय 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 और न्याय मिल गया। सवाल उनसे है कि जो ये न्याय न्याय चिल्लाते हैं, क्या जिसके साथ, देखिए ये कोई सिविल केस नहीं है, ये संपत्ति की बात नहीं है कि भाई
संपत्ति का जो वास्तविक हकदार है, न्यायालय ने फैसला करके उसको संपत्ति उसको दिलवा दी, उसको उसका हक दिलवा दिया। यह है उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ जो अत्याचार हुआ, क्या दूसरे को दंड देने से, उसको फांसी देने से क्या वह उसको वापस हो गया? यही सोच ही काफी समस्याओं की जड़ है कि जो दोषी को दंड या फांसी देकर के जिसके साथ अत्याचार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, अमानुषिक व्यवहार हुआ है, उसको न्याय मिल गया। यह सर्वथा गलत है। न्याय की बात यह है कि शासन और प्रशासन और पुलिस का माहौल ऐसा हो कि जो आम नागरिक है या हमारे आम भारतीय भाई बहन हैं, हमारे आम आवाम है खास, और उसमें भी विशेष करके जो कमजोर वर्ग है, असहाय कमजोर, हमारे बच्चियां, महिलाएं, माताएं बहनें, बहुएं, उनके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार न हो। माहौल ऐसा होना चाहिए, मतलब कि उनके साथ दुर्व्यवहार करने की यदि कोई सोचता भी है, कोई अपराधी जुर्रत रखता भी है, तो वो इस तरह का व्यवहार करने और अपराध करने के पहले वो 1000 बार वो डरेगा। वो माहौल डरेगा। वो माहौल हमारे आम भारतीय भाई बहनों को, हमारी बच्चियों को, बेटियों को, बहुओं को, माताओं बहनों को वो सुरक्षा दे पाएगा, वो न्याय दे पाएगा, वो इज्जत प्रतिष्ठा बख्श पाएगा। ये न्याय कहते हैं। तो पहले तो ये न्याय चिल्लाने वाले ये लोग और राजनीतिक पार्टियां पहले अपने उस अवधारणा को, उस कॉन्सेप्ट को दुरुस्त कर लें कि न्याय होता क्या है। न्याय होता है मौके पर, और मौके पर न्याय देने की जिम्मेदारी शासन की होती है, सरकार की होती है, शासन प्रशासन पुलिस की होती है। भारतीय जनता दल का इसमें विश्वास है और यही वास्तविकता है। और इसके लिए शासन प्रशासन को सख्त और अनुशासित, नियम पालन करने वाला, निष्पक्ष, चुस्त दुरुस्त और प्रभावी होने की आवश्यकता है। एक तो जो हमारे बच्चियां हैं, हमारी बहुएं हैं, बेटियां हैं, माताएं बहनें हैं, उनको न्याय का वास्तविक अवधारणा यही है कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, माने ऐसा शासनिक, प्रशासनिक या पुलिस का माहौल हो कि अपराधी माने इस तरह का अपराध करने के पहले 1000 बार सोचा हुआ और 1000 बार डरे हो, तब जाकर के हमारे इन जो मार्मिक तबका है, जो वल्नरेबल सेक्शन है हमारे समाज का, हमारे बच्चियां हैं, हमारी बेटियां और बहुएं हैं और हमारी माताएं बहनें को न्याय, सुरक्षा और उनको इज्जत प्रतिष्ठा मिल पाएगी। ये न्याय है, मौके पर न्याय है, मतलब जस्टिस ऑन द स्पॉट। ये और इसके लिए जिस बताया गया, इसके लिए सख्ती, स्ट्रिक्टनेस
और अनुशासन, डिसिप्लिन और नियम पालक, रूल एंड लॉ अबाइडिंग और निष्पक्ष, इम्पार्शल, चुस्त दुरुस्त, और प्रभावी, इफेक्टिव और फुल्ली कमिटेड। इसके लिए जो हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मॉडल था, वो उनका कहना था कि कोई देशभक्त किस्म का, राष्ट्रभक्त किस्म का शासक हो और वो तानाशाही के द्वारा बोले थे, तानाशाही, वो भी बोले थे कम से कम 25 से 30 साल तक बोले थे। तो खैर अब तो जमहूरियत का वक्त है, जमहूरियत का दौर है, लोकतंत्र का दौर है, तो तानाशाही की बात ना करें, लेकिन उसका जो मर्म है सख्ती का, वो आवश्यक है, जो कि जरूरी है। और इसी के आसपास हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब भी थे, नियम पालन, अनुशासन और सख्ती। तब जाकर के गरीबों को, आम भारतीयों को, आम लोगों को वो न्याय भी मिलेगा और सेवा भी मिलेगी। सेवा में मतलब कि जो भी सेवा है बगैर चेहरा देखे हुए कि ये किसका आदमी है, ये हमारा रिश्तेदार है कि नहीं है, हमसे प्रभावित है कि नहीं है, हमारी जात का है कि नहीं है, तमाम इस तरह की पक्षपात की बातें आती हैं। तो बगैर चेहरा देखे हुए, बगैर इन सब चीज से प्रभावित हुए, बारी और बराबरी, सब लोग बराबर हैं, और फिर वो जब उनका टर्न आएगा, जब उनका बारी आएगी, बारी और बराबरी का सिद्धांत शासन प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। और लेकिन वो टूटे न किसी भी प्रभाव में आकर के, कि कोई दादा आ गया, कोई गुंडा आ गया, कोई माफिया आ गया, कोई और असुख वाला आ गया, नेता का, एमएलए का, एमपी का, मंत्री का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, तो बारी और बराबरी का सिद्धांत वो टूटे ना, वो सेवा होती है। तो इसके विषय में भारतीय जनता के दल बिल्कुल अस्पष्ट है, और ये उसी के द्वारा संभव है। जैसे आप कल्पना करिए, आप गांव देहात में जाइए, छोटे से कागज, छोटे से सर्टिफिकेट के लिए तहसील में 10 चक्कर लगता है। होता क्या है, महज वो तहसीलदार को एक सर्टिफिकेट पर साइन करनी होती है, लेकिन 10 चक्कर क्या, वकील जो है वो एप्लीकेशन बनवाएगा, वो पैसे लेगा, फिर उसका मुहर्रिर पैसे लेगा, फिर उसका टाइपिस्ट पैसे लेगा, फिर इसके बाद जो है वो तहसील में जो है उसका वो बाबू लेगा, फिर चपरासी पैसे लेगा, 10 चक्कर मरवाएगा। और इस बार हमारी आम जनता जो है वो भ्रष्टाचार की भी और परेशानी की शिकार बनती है। एक उदाहरण बता जा रहा है, यही हाल ब्लॉक का है, यही हाल थानों का है, यही हाल यदि बिजली विभाग से कोई सेवा लेनी है। भारतीय जनता के दल इसके विषय में
पहले भी बताया हुआ है कि इस तरह की, अच्छा, और मान लीजिए आपको लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो वो तमाम तरह के दलाल बैठे हुए हैं, नोचने वाले, ये सब चल रहा है। और अब तो सुनने में आया कि हर चीज ऑनलाइन के होने से जो दलालों की का बोलबाला बल्कि और बढ़ गया। तो जब तक ये दलालों का वर्चस्व रहेगा और छोटे छोटे कामों के लिए जो है हमारे आम भारतीयों की आम भारतीय भाई बहनों की गांव के वो परेशानी का, 10 चक्कर मारने का, भ्रष्टाचार का शिकार होते रहेंगे, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे आज़ाद भारत की ये तस्वीर है। आज़ाद भारत की ऐसी तस्वीर होनी चाहिए। लेकिन इन सब बातों पर वो जरा भी ध्यान नहीं। चुनाव आते हैं, चुनाव में बस कुछ जो मैनिफेस्टो बनते हैं, कोई संकल्प बनवाता है और वह बस लंबी लंबी बातें, ऊंची ऊंची बातें और मोटे मोटे उनके घोषणा पत्र मैनिफेस्टो बनते हैं और लुभावनी बातें कि आपका ये माफ़ कर देंगे, कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली माफ़ करेंगे। कोई क्या कर्जा माफ़ करेगा? कोई क्या बिजली माफ़ करेगा? अपने वो पॉकेट से माफ़ करेगा? हमारा आपका पैसा ही लेकर के, टैक्स का पैसा लेकर के वो जो है इस तरह की बातें करेगा। और जब भी कोई माफ़ी या मुफ्त की बात हो तो निश्चित है कि उसका भार फिर हमारे आपके सिर पर ही आता है। तो इस तरह की रेवड़ीबाजी में देश का नुकसान ही है। तो रेवड़ीबाजों से सावधान होकर के वो हमको आपको किस तरह की सेवा देता है, यदि वो इस संबंध में ये कुछ कहता है तब तो कुछ मतलब की बात है। रेवड़ीबाज से मतलब कि वो एक धोखा। अब जैसे उदाहरण के लिए ये दिल्ली का केजरीवाल के इस रेवड़ीबाजी में दिल्ली के शिक्षित लोग आ गए। दिल्ली में तो तमाम शिक्षित लोग हैं, तमाम अधिकारी, आईएएस, सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी तक लोग हैं। हमने कहते हैं कि सभी, लेकिन उसमें से अधिकांश लोग मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इस रेवड़ीबाजी में, इस रेवड़ीबाजी के शिकार हो गए। और फिर उसने जब केजरीवाल ने अपना असली चेहरा दिखाया, जब ये कोरोना आया, तो क्या उसने किया? कि अब उसको जब लगा कि भाई ये जो काफी संख्या में मजदूर हैं जो कि इसी देश के, भारत देश के, हालांकि वो सब माने दिल्ली भी अपने ही देश का भाग है और कोई माने बाहर का नहीं है, लेकिन वो ये मानते हैं कि ये जो मजदूर हैं बिहार के, हुए है बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा के, झारखंड के या छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, उसको बाहरी बताते हैं। ये मानसिकता है। और लेकिन वो बेचारे अपने गांव से सिर्फ रोजी रोटी के ही चक्कर में यहाँ पर अगर मजदूरी करते हैं और वो जलते हैं। तो उनसे पिंड छुड़ाने के लिए कोरोना के पीरियड में, हालांकि इसके लिए पैसा भी मिला था केंद्र सरकार से,
उनकी सेवा के लिए और उनको भोजन पाने के लिए। और वो संकट भी बड़ा विचित्र था कि काम धंधा छूट गया। वो उनको जीने के भी वो लाले पड़ गए कि भोजन कैसे मिलेगा, कैसे वो जीवित रहेंगे, इसका भी संकट आ गया। और इसीलिए वो भाग करके अब वो सोच रहे थे कि हम कहाँ जाएं। इतनी विकट स्थिति का ये गद्दार केजरीवाल वो उस स्थिति का इसने दोहन किया, शोषण किया। कैसे किया कि इन गरीब और मजदूर भारतीय भाई बहनों से पिंड छुड़ाने के लिए क्या साजिश की, उसका नमूना जरा देखिए। वो अपने कोई एमएलए उसका है राघव चड्ढा, सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलवाई कि यूपी बिहार के मजदूरों के लिए यूपी बिहार सरकार की बॉर्डर पर बसें लगी हुई हैं। और फिर वो उसने क्या किया कि अपने डीटीसी बस से तमाम मजदूरों को जगह जगह से ला करके आनंद विहार और ये गाजीपुर बॉर्डर इत्यादि बॉर्डर पर उसने लाकर यहाँ पर भीड़ इकट्ठी कर दी, लाखों। और वो कोरोना का पीरियड था। यदि वो कोरोना फैल जाता, कितने लोग उसके शिकार होते, ये गद्दार केजरीवाल को अंदाज था। और फिर यही बात नहीं, फिर जब इसके बाद हमारे वो गरीब भारतीय भाई बहन यहीं से दिल्ली से, कोई साधन तो था नहीं, पैसे थे नहीं, पैदल यहां से हजारों किलोमीटर पैदल गए। कोई आजमगढ़ गया, कोई बलिया गया, कोई बनारस गया, कोई बिहार के जिलों में छपरा गया, कोई मधेपुरा गया, कोई वो जो उत्तरी बिहार के जो जिले हैं मिथिलांचल में, दरभंगा, सहरसा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इतनी दूर तक। तो कहने का मतलब जो रेवड़ी बाज होते हैं वह हमारी आम जनता के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। दुख इस बात का है कि हमारे देश की जनता इन्हीं रेवड़ी बाज में फंस करके इनको सत्ता पर बिठाती है। ये दुख होता है। और ऐसा ही व्यवहार वो जो जीएनपीसी की शरण में आया हुआ, जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कॉकस, जिसको ये सोनिया चला रही है। तो सोनिया की शरण में आया हुआ वो उद्धव 30 साल तक बीजेपी के साथ था। मुख्यमंत्री बनने के लिए उसने वो भी तोड़ दिया और फिर सोनिया के चरणों में, उसके शरण में चला आकर के मुख्यमंत्री बना। वो भी इसने ऐसा ही व्यवहार किया। और बॉम्बे से भी, मुंबई से भी हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन, यानी वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के भी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ लोग गए और काफ़ी उसके शिकार भी हो गए। कुछ जो है वो मृत्यु, कुछ की मृत्यु भी हो गई। और उसमें हमारी जो बच्चियां थीं, हमारी कुछ बहुएं थीं जो गर्भवती थीं, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये इन सबों की वास्तविकता है। तो इन रेवड़ी बाजों से सावधान रहिए। और फिर ये बिहार का चुनाव है, फिर इसमें वो चल है रेवड़ी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये माफ कर देंगे। और उसमें सबसे बड़ी जो रेवड़ी बाज है ये आपकी जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी।
तो पहले तो देखिए किस तरह की सेवा मिलनी चाहिए, किस तरह की सेवा के हकदार हैं हमारे भारतीय भाई बहन, इसका नमूना आपको बताया गया। किस तरह की सेवा ये देते हैं उसको भी बताया गया। लेकिन जो असल मुद्दा यह है कि इस तरह के रेवड़ीबाजों को और समाज के दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को हम क्यों चुनते हैं? एक तो चुनने का अपराध भी होता है और दूसरे इनकी करतूतों को हम भोगते भी हैं। इस सवाल का जवाब हमको आपको ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर के अपने आप को भी, देश को भी इन समाज विरोधी जो ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, इनसे छुटकारा मिल पाएगा। और छुटकारा बहुत बहुत जरूरी है। इसका इशारा मैं इसकी बात भारतीय जनता दल अब अभी नहीं कर रहा है, सिर्फ अभी ही नहीं कर रहा है। हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह थे और जो कि नास्तिक हो गए थे, जो कि नास्तिक थे और किन्हीं बातों को लेकर के नास्तिक थे वो, उन्होंने जो किताब लिखी है कि व्हाई आई एम एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों बन गया, यही लिखे थे। तो उनका इशारा ये था कि भाई हम किसी तरह से अपने खून की, अपने जान की, अपने जीवन का बलिदान दे करके इन गोरे अंग्रेजों को तो भगा देंगे, इन सफ़ेद अंग्रेजों को तो भगा देंगे, लेकिन उनके जो एजेंट हैं, ये जो काले अंग्रेज जो इसी देश के हैं, वो उनसे भी अधिक खतरनाक है और उन्हीं के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। देश को बांटना, समाज को बांटना, और आज हम उन्हीं के एजेंडे में फंसे हुए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता दल का ये कहना है कि किस सेवा के हकदार हैं, किस प्रतिष्ठा के हकदार हैं और किस तरह की सेवा आपको मिलनी चाहिए। और देखिए, जैसे कि उस सेवा की बात हो रही थी, तो भारतीय जनता दल ने एक बार नमूना बताया था कि ये जितनी तरह की सर्टिफिकेट होती है, तहसीलों से मिलने वाली होती है, और कुछ कलेक्ट्रेट से मिलने वाली होती है, कुछ थानों से मिलने वाली होती है, कुछ बिजली विभाग से मिलने वाली होती है, कुछ ब्लॉक से मिलने वाली होती है। इस तरह के कागज सर्टिफिकेट के लिए वो सेवा हर एक पंचायत में उपलब्ध कराने की भारतीय जनता दल की सोच भी है, योजना भी है। उसका विस्तार से बताना तो इसे YouTube के माध्यम से मुमकिन नहीं है, लेकिन नमूना के तौर पर ये बताया जा रहा है कि हर एक पंचायत में और पंचायत के संबंध में एक कॉल सेंटर होगा जिले में, जो कि जो कि वहाँ से ये सूचना प्राप्त होगी कि हमको यदि इस तरह का सर्टिफिकेट बनवाना है तो किस किस तरह के कागज हमको वो जमा करने होंगे। उस तरह का कागज जो है सिर्फ पंचायत दफ्तर में ही जमा करिए, और फिर पंचायत के दफ्तर से तहसील के साथ, पंचायत दफ्तर से कलेक्ट्रेट की ऑफिस के साथ, पंचायत दफ्तर से थाने से, पंचायत दफ्तर से बिजली विभाग, ब्लॉक, सबसे एक प्रभावकारी संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन स्थापित रहेगा। और वो सर्टिफिकेट, वो कागज बनकर के अपने आप निर्धारित समय में फिर पंचायत में ही चला आएगा, जो भी है 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता के दिन, और वहीं से हमारे वो भारतीय भाई बहन गांव गिराज के वहीं से उसको प्राप्त कर लेंगे। ये रहा इस तरह की सेवा दरवाजे पर। तो इससे उनकी कम से 50% परेशानी उनकी दूर हो जाएगी, वो हो जाएगी, और इस तरह की सेवा के वो हकदार हैं। दूसरी गांव गिराज की परेशानी क्या है? मुकदमेबाजी।
तमाम जिन केसेस का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उसके बदले मुकदमेबाजी में जो आपराधिक केस में क्या है, तारीख पे तारीख, वकील फीस ले रहा है, बस यही चलता है। तो उसमें भी ये बिल्कुल बाध्यता होगी मजिस्ट्रेट को कि किसी केस को मुश्किल से 3-4 तारीख पर वो अपना फैसला करे, और अधिक से अधिक नहीं मैंने 1 महीने से लेकर के 6 महीने के अंदर वो फैसला करे, बाध्यता रहेगी मजिस्ट्रेट की। और अपील का भी है अधिक से अधिक 6 महीने, और काफी केसेस तो जो है मीडिएशन के द्वारा आपसी वो समझा बुझा करके उन केसेस, यानी जिन केसेस में कोई आधार नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है, बिला वजह का वो चक्कर मारा जा रहा है कोर्ट का और वकीलों का, तो वो मेडिएशन के द्वारा। हालांकि इस तरह की लोक अदालतों की बात कही जाती है, लेकिन लोक अदालतें कितनी प्रभावकारी हैं कि क्या कर रही हैं, ये बिल्कुल वो संदेह के घेरे में है। तो मेडिएशन के द्वारा या लोक अदालत को और प्रभावकारी बना करके इस तरह के केसेस को सेटल करके हमारे गांव गिराज के भारतीय भाई बहनों को राहत देने की बात। और पुलिस के द्वारा तो हो ही गया कि भाई न्याय, आपको न्याय, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, इज्जत आपको मौके पर मिलेगा। और फिर अब आइए उनकी खेती पर। तो जो उनको सहायता मिलती है, ब्लॉक से बीज मिलता है, खाद मिलता है, सब्सिडी। देखिए, सब्सिडी की जो बात आती है, तो सब्सिडी सिर्फ जो है जो हमारे सीमांत किसान हैं, मार्जिनल, उनको सब्सिडी है। अब जैसे जिसके पास 100 बीघा है, 100 एकड़ है, उसको सब्सिडी की जरूरत नहीं है। सब्सिडी ये देनी है बीज पर, खाद पर, जो भी है, वो सिर्फ सीमांत किसान को, वो भी ब्लॉक से। अब जिसे कार्ड भी बना है, राशन कार्ड, इसमें भी बंगलिंग है, इसमें भी धांधली है कि जो समर्थ है उसका बना हुआ है। हालांकि मैंने ये ऐसा नहीं कि हर एक केस में, लेकिन इसकी भी मैंने इस तरह की भी शिकायतें हैं। जो समर्थ है उसका बना, और जो जिसका बनना चाहिए उसका बना ही नहीं है। तो हमने ये भी सुना कि तमाम आदेश आते हैं प्रधानों को कि भाई इसको वेरीफाई करो। प्रधान भी ऐसे ही होते हैं, और प्रधान जो है वो कैसे चुने जाते हैं ये भी जानिए। तो काफी कुछ दुरुस्त करने की जरूरत है कि जो कार्ड हैं वो जो डिजर्विंग लोगों के, जो पात्र लोगों के ही बनने चाहिए, और किसी के नहीं। तभी तो पात्र लोगों को सेवा और न्याय मिलेगा। और खैर, शासन ये सख्त रहेगा, अनुशासित रहेगा, निष्पक्ष रहेगा, तो ये सारी बीमारियां जो है अपने आप जो है वो दूर हो जाएंगी। और किसानों का जो है, देखिए, मुख्य बात बताई जा रही है कि किसानों का जो उपज के बाद उनको मूल्य मिलना, सरकार जो है वो घोषणा कर देती है कि भाई गेहूं का MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना है, और धान का इतना है, फलाने का इतना, ठिकाने का इतना है। लेकिन खरीदने वाला कौन है? FCI किस तरह का अतिक्रमण करता है, ये किसी वीडियो में दिया गया था। ये दिया गया था कि मान लीजिए धान का समर्थन मूल्य बोल गया कि 1400 रुपये कुंटल है, तो FCI नहीं खरीदेगा। बीच में दलाल आकर के चूंकि FCI बोलेगा कि मेरे पास गोदाम नहीं है, फलान ठिकान, तो इस तरह की बातें माने उसमें आती हैं।
तो कोई दलाल आकर के उनका गेहूँ जो 1400 रुपये उनको मिलने चाहिए वो 1000 रुपये में 900 रुपये में खरीद लेगा, और वही उठा करके फिर FCI के लोगों को दे देगा। तब FCI का गोदाम भी उसको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह की जो है का भ्रष्टाचार, इस तरह की बातें आती हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं है। और इसके विषय में एक बार कोई दिया था कि कोई DM है वहाँ का, पीलीभीत का, पुलकित खरे, वो जाकर के वो इस तरह के जो भ्रष्टाचार मचाए हुए तो उनसे बहस कर रहा था। अरे तो तुम DM है तो तुमको बहस करने की क्या जरूरत है, बंद करो दलालों को। और सवाल है कि सिर्फ एक DM से बात तो बनने वाला नहीं है। आदित्य जो है, योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं, वही तो कह रहा हूं कि माहौल ऐसा होना चाहिए कि गलत काम करने की जरूरत न हो, उसकी हिम्मत न हो कि गलत काम किए मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा माहौल होना चाहिए, तब जाकर के लोगों को उनको सेवा मिल पाएगी। और उसके लिए बार बार ये बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का मॉडल, हमारे औरंगजेब का मॉडल। तो किसानों की जो उपज है, चाहे गेहूं है, आपका धान है, आलू है, जो भी है, सरकार की एजेंसी को खरीदना तो सरकार की एजेंसी खरीदेगी और वो मूल्य उसको मौके पर मिलने चाहिए। दलाल फलाल से बात नहीं है। तो तमाम इस तरह की राहत उनको दी जा सकती है। और जो एक समस्या और भी है, वो वहाँ के कस्बों में शाम को चले जाइए तो तमाम लोग शराब की दुकानों पर बैठे रहते हैं। इस तरह का जो है यानी चरित्र को में जो गिरावट का जो इस तरह की शिकायतें मिलती हैं, तो वह भी जो है एक कानून व्यवस्था का प्रश्न आता है। तो ये आम जनता को राहत देने की सेवा देने के संबंध में है। अब देखिए ये किस तरह के सवाल है कि जब इन चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा तो इसके साथ साथ और भी जो अनियमितताएं हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं और जो बुराइयां हैं वो भी दूर होंगी। तो इस पर केंद्रित न करके माने एकाठो वो DM पुलकित खरे जैसे पीलीभीत वाला उसको दिखा करके तमाम ये तमगा लूटते हैं। पुलकित एक सिर्फ एक पुलकित खरे से बात नहीं बनने वाली है, माहौल पूरा, उस पर बात नहीं होती। और किस तरह की सेंसिबिलिटी, किस तरह की संवेदनशीलता ये डेवलप करते हैं। योगी आदित्यनाथ दीपावली में जाकर के हजारों दीप जलाएंगे, इसकी सेंसिबिलिटी, ये बहुत ही गलत है। संवेदनशीलता नागरिकता की होनी चाहिए। नागरिक रूप में यानी क्या क्या सेवाएं देना है, इसकी संवेदनशीलता की आवश्यकता है। तो हमेशा लेकिन ये संवेदनशील बनाते हैं मंदिर, मस्जिद, त्योहार, ये सब गलत है, ये बिल्कुल गलत है। नागरिक रूप में निष्पक्ष रूप से क्या सेवा देकर के हम उनको राहत दे सकते हैं, उनको सम्मान दे सकते हैं, इस पर जो है संवेदनशीलता और चर्चा वगैरह होनी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, त्योहार, दीप, दीपावली पर चर्चा बिल्कुल बंद जो है वो कर देनी चाहिए। अब जैसे दीपावली आ रहा है, बस आ रहा कि योगी आदित्यनाथ जी जो है जाएंगे अयोध्या में 1000 दीप जलाएंगे। ये कोई आइटम है नागरिक के लिए? तो वैसे भी तो बताया गया है कि भाई कि ये जो योगी आदित्यनाथ हों चाहे मोदी जी हों, ये प्रधानमंत्री एक संवैधानिक माने एंटिटी है,
संवैधानिक कहने की अथॉरिटी है, माने वो हस्ती है, और इसलिए उसको संवैधानिक दायित्व में ये बिल्कुल परहेज है, उसको मनाही है कि किसी पंथ विशेष के कार्यक्रम से वो दूर रहे। और ये जैसे ऐसा करता है तो वो अपने जो संवैधानिक कर्तव्य का उसका जो कर्तव्य जो उसको निभाना है, सीधा सीधा ये उल्लंघन है। इस रूप ये उसका अपराध है। लेकिन जो ही वो मान लीजिए इसके पहले जो राम जन्मभूमि पूजन में गए थे मोदी जी, भारतीय जनता दल ने तो यही कहा था, अब बात सही भी है कि संवैधानिक दायित्व जो निभाना है, संवैधानिक जो जिम्मेदारी है और जो उनके कर्तव्य हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। बल्कि इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जो है ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इसको ऐसा न कर कर वो क्या बोला था, वो असदुद्दीन ओवैसी कहा था हिंदू राष्ट्र की नींव रख दी गई। तो चारी ओर जो है स्थिति का दोहन करने वाले, स्थिति का शोषण करने वाले बैठे हुए हैं। इस देश के दुश्मन, इस देश के शत्रु असदुद्दीन ओवैसी जैसे। तो अब ये एपिसोड कुछ लंबा हो गया है, कोई बात नहीं है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को और इसी तरह की परिचर्चा भारतीय जनता दल आगे आने वाले वो यूट्यूब में करता रहेगा और जनता के बीच में भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आएगा और सारी बात बताएगा। मुख्य बात है कि इस देश को, हमको, आपको, ये जो काले अंग्रेज हैं जो कि समाज को बांटना चाहते हैं, इस देश को बांटना चाहते हैं, इसी पर इनकी घटिया किस्म की नीति, स्वार्थ नीति, जिसको कि इन्होंने राजनीति का नाम दे रखा है, इनसे निजात पाने की आवश्यकता है। और निजात तभी मिलेगा जब इनको शून्य वोट मिलेगा मत पेटी पर। अब इसी चीज को जितने भी तरीके हो सकते हैं उन तरीकों से भारतीय जनता दल आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझाएगा, बताएगा, निवेदन करेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।